Assalamualaikum dear student, myself मोहम्मद जवाद एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर। तो क्लास सेकंड ईयर जैसा कि पता है आप लोगों को कि हमने यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया हुआ था और उसके अंदर जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हमने देखा कि ज़ीरोग्राफी क्या होती है या जिसे हम फोटोकॉपी मशीन क्या होती है। फिर हमने देखा कि हमारे पास लेज़र प्रिंटर क्या होता है एंड उसके बाद हमने देखा कि इंक जेट प्रिंटर क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आज एक हमारा कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है जो कि एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और वो टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आज हमने इस लेक्चर के अंदर देखना है। कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे मिनिमम होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है और इसी तरीके से हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड जो भी हमारे एमसीक्यूज़ हैं या जो भी हमारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। तो चलें हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि फ्लक्स क्या है। देखें, जो फ्लक्स है हमारे पास, ये फ्लक्स हमारे पास एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है फ्लो। अब किसी चीज़ का किसी एरिया में से पास होना, फ्लो होना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। अगर नॉर्मली हम सिंपल डिफाइन करें तो हम कहते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया, कि किसी भी एक सर्टेन एरिया में से, लाइक फॉर एग्जांपल आपने ये एक एरिया कंसीडर किया, ठीक है, इस एरिया में से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो उसका क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। अब वो जो फील्ड लाइंस हैं वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हो सकती हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हो सकती हैं। इसकी एक और मैं आपको एग्जांपल दूं कि देखें आपकी जो विंडो है उसमें से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मतलब कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ एयर जो है वो अंदर आ रही है, ठीक है, तो वो पास हो रही है, तो वो एयर का क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। ये एक मैंने जनरल आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपकी एक विंडो है, वो एक आपने एरिया कंसीडर किया हुआ है, उसमें से एयर की कितनी फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं, कितनी एयर इनसाइड जो है वो पास हो रही है, ठीक है, उसमें से, तो वो एयर का क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। सेम इसी तरीके से जब आप बात करते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड की, तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी किसी एक सर्टेन एरिया में से जो कि आपने कंसीडर किया हुआ है, वो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। और जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम डील करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब किसी एक सर्टेन एरिया में से पास होंगी तो कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उस एरिया में से, वो आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। मज़ीद डिटेल के साथ हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले थोड़ा सा हम एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है कि एरिया वेक्टर क्या होता है या वेक्टर एरिया क्या होता है। अब नॉर्मली हम जो है वो एरिया को एज अ स्केलर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं, हम जस्ट मैग्नीट्यूड लेते हैं, हम कोई डायरेक्शन नहीं लेते, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक या इन चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हम जब एरिया को लेते हैं तो हम एरिया को एज अ वेक्टर कंसीडर करते हैं और उसे हम कहते हैं वेक्टर एरिया। अब अगर आपके पास जो हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास एरिया जो है वो उसको अगर हम एज अ वेक्टर ट्रीट कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा और उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी। अब जो उसका मैग्नीट्यूड है तो वो मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो सरफेस एरिया के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल होगी। आउटवर्ड नॉर्मल से मुराद ये है कि ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया होगी, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक सरफेस कंसीडर की, ठीक है, लाइक ये एक सरफेस आपने कंसीडर की। अब इस सरफेस का जितना सरफेस एरिया है वो तो इसका होगा मैग्नीट्यूड, वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड, ठीक है। लेकिन जब मैं आपसे कहूंगा कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि एरिया को आप अब एज अ वेक्टर का डील कर रहे हैं, तो अगर उसकी हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो इस सरफेस का जो नॉर्मल होगा जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एरिया, ये उसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी, ठीक है। अलॉन्ग, यहाँ पे देखें आपके पास ये लिखा हुआ भी है, डायरेक्टेड अलॉन्ग द आउटवर्ड नॉर्मल, आगे लिखा हुआ है परपेंडिकुलर टू द सरफेस एलिमेंट, मतलब जो सरफेस होगी ऑलवेज उसकी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी उसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो एरिया वेक्टर को आप कैसे डील करते हैं, तो एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड सरफेस एरिया के बराबर होता है, ठीक है। कोई भी आपने सरफेस कंसीडर की, फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस आपने कंसीडर की, इसका एरिया वेक्टर हमारे पास ये होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने कोई इस तरह की सरफेस कंसीडर की लाइक दिस,
ठीक है। तो ऐसी कोई सरफेस होगी तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा, तो फिर एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड टू द नॉर्मल हम कहते हैं, ठीक है, आउटवर्ड टू द सरफेस हम कहते हैं, ठीक है, या नॉर्मल टू द सरफेस हम कहते हैं। तो फिर यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये उसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो बस सिंपल आपने ये याद रखना है कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक हम सरफेस एरिया को एज अ वेक्टर क्वांटिटी डील करते हैं, ठीक है। उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो उसकी जो है वो किसके बराबर होता है, सरफेस के बराबर होता है, ठीक है। जो मैग्नीट्यूड होता है वो सरफेस एरिया के बराबर होता है, ठीक है, जिसको हम स्क्वायर मीटर में लेते हैं। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज नॉर्मल होती है किसके, सरफेस के, ठीक है, या आप कहते हैं परपेंडिकुलर होती है सरफेस के, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे नीचे रीजन भी उसने लिखी कि ये जो नॉर्मल हमारे पास या जो हम लेते हैं डायरेक्शन ले रहे हैं, ये डायरेक्शन क्यों ले रहे हैं, ये डायरेक्शन बेसिकली ये बता रही होती है कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो पास हो रही हैं, मतलब कि डिपेंड करता है ओरिएंटेशन के ऊपर एरिया के। अब चूंकि ये आगे हम डील कर इसको हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओरिएंटेशन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। तो वो जो ओरिएंटेशन होती है वो बेसिकली डायरेक्शन होती है कि सरफेस एरिया आपने किस डायरेक्शन में रखा, कैसे रखा, कि उसमें से कितना फ्लक्स हो रहा है या कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आपके पास आपको मिल रहा है, ठीक है, या कितनी फील्ड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो इस वजह से हम जो है वो एरिया को इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक या इन चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एज अ वेक्टर एरिया कंसीडर करते हैं कि उसकी जो डायरेक्शन होती है वो ये इंडिकेट कर रही होती है, ये डिक्टेट कर रही होती है कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है, या आपने जिस ओरिएंटेशन पे जिस एंगल पे वो एरिया रखा हुआ है उसमें से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन का थोड़ा सा जो है वो इंपॉर्टेंस होती है। तो डायरेक्शन शो करना इसलिए कि वहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो हम एरिया को जो सरफेस एरिया होता है उसे हम क्या लेते हैं, हम एरिया वेक्टर कंसीडर करते हैं, मतलब एरिया कोई भी है तो उसको हम एरिया वेक्टर कंसीडर करते हैं, ठीक है। आई होप आपको एरिया वेक्टर की समझ आ गई होगी। बस सिंपल आपने अब लास्ट में थोड़ा सा समराइज करता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एरिया वेक्टर क्या होता है। तो एरिया वेक्टर जो है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सरफेस एरिया के बराबर होता है, जिसको हम स्क्वायर मीटर में लेते हैं। उसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल होती है, आप कहते हैं ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, ठीक है। आई होप आप लोग को इस चीज़ की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके, अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कि हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है प्रॉपर, जैसे आपकी बुक में डिफाइन हुआ हुआ है उस रिस्पेक्ट से हम इसे डिफाइन करते हैं। तो अभी मैंने कहा कि आपके पास नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ number of electric field lines passing through a surface area, ठीक है, कि आपके पास जो है वो कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं एक सरफेस एरिया में से, ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। अब इसकी एक और डिफिनेशन भी है और वो कुछ इस तरीके से होती है कि आपके पास जो है कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं एक सर्टेन एरिया में से परपेंडिकुलरली, ठीक है, कि एक सरफेस एरिया आपने कंसीडर किया लाइक दिस, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से ड्रा करता हूँ। ये आपने कोई एक सरफेस एरिया कंसीडर किया, अब इसमें से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं परपेंडिकुलरली टू द सरफेस ऑफ एरिया, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। अब अगर मैं एक और वे में एरिया वेक्टर के अकॉर्डिंग डिफाइन करूं तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये आपके पास पैरेलल होती हैं किसके, एरिया वेक्टर के। अब क्यों, देखें ये सरफेस है ना, तो ये अगर सरफेस है तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो ये होगा, ठीक है, ये एरिया वेक्टर है ना। तो अब देखें एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, तो सरफेस ये हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो आपके पास ये है, ठीक है। अब ये एरिया वेक्टर है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के दरमियान में रिलेशन देखें तो दोनों पैरेलल हैं, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जबकि एरिया वेक्टर के आपके पास ये वेक्टर एरिया जो होगा उसके क्या होगी, पैरेलल होंगी फील्ड लाइंस। अब कितनी लाइंस पैरेलल हैं एरिया वेक्टर के, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। ये आपने दो तीन डेफिनेशन, दो तीन तरीकों से ये आपने अंडरस्टैंड करनी है। परपेंडिकुलर से क्या मुराद है वो हम ओरिएंटेशन में जाकर इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया परपेंडिकुलरली दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं एक सर्टेन एरिया में से परपेंडिकुलरली, तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। अच्छा, अब जो आप इसके एरिया वेक्टर के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं तो आप कहते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू द वेक्टर एरिया, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू द वेक्टर एरिया दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, के कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पैरेलल हैं एरिया वेक्टर के, तो वो क्या कहलाती हैं आपके पास
आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। अब जो आपके पास अगर हम इसे स्केलर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिफाइन करें तो हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये एक और डेफिनेशन आ जाती है आपके पास, ठीक है। एक डेफिनेशन ये है जो कि नॉर्मल सिंपल डेफिनेशन है, और एक आपके अकॉर्डिंग टू स्केलर प्रोडक्ट जब आप लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग है कि जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। जब दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का आप प्रोडक्ट लें, ठीक है, और उनका रिजल्टेंट आपको स्केलर मिले तो वो आपके पास स्केलर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो फ्लक्स है वो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, जो कि आपके पास कैसे मिलती है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर से आपको मिलती है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो ओरिएंटेशन के ऊपर ये डिपेंड करती है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स डिपेंड डायरेक्टली ऑन द एंगल बिटवीन द फील्ड लाइंस एंड द सरफेस नॉर्मल। अब कैसे ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करती है, देखें, अगर आपने कुछ इस तरीके से लाइक सरफेस रखी हुई है ये, ठीक है, और एक सरफेस आपने रखी हुई है कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपने सरफेस रखी हुई है, ठीक है। और कुछ अब मैं एक और बना देता हूँ, एक और सरफेस आपने ली हुई है और वो कुछ आपने इस तरीके से ली हुई है, ठीक है, लाइक दिस। एक चलें हम दोबारा देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा इशू था, ठीक है। और ये आपने कुछ इस तरीके से ना टिल्ट फॉर्म में ली हुई है एक सरफेस, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर आपके पास ये आता है, ठीक है, ये एरिया वेक्टर है। इसी तरीके से एक सरफेस आपने ली हुई है बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, लाइक दिस, और इसका एरिया वेक्टर आपके पास ये आता है, ठीक है। और एक आपने ली हुई है ये सरफेस जो कि आपके पास ये आती है, मैं एक और ले लेता हूँ ये सरफेस, ठीक है, ये लाइक दिस, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट आपने ली हुई है। आगे हमारे पास बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इसका एरिया वेक्टर हमारे पास आता है ये, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो देखें यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस डायरेक्शन में पास हो रही हैं, ठीक है। यहाँ से देखें तो यहाँ पे कुछ इस डायरेक्शन में पास हो रही हैं। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फील्ड लाइंस कुछ इस डायरेक्शन में पास हो रही हैं। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के दरमियान में रिलेशन इन तीनों केसेस में है, तो फर्स्ट केस में देखें तो आपके पास जो है वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स होगा। अब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा एंगल है, मतलब एक डिफरेंट डायरेक्शन में आपके पास है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्लक्स कम होगा। यहाँ पे सेकंड केस में देखें तो आपके पास जो है वो आपके पास दोनों पैरेलल हैं, मतलब कि आपके पास परपेंडिकुलर है सरफेस एरिया के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स, और यहाँ पे आपके पास फ्लक्स ज़ीरो होगा थर्ड केस में, क्योंकि यहाँ पे एरिया वेक्टर जो और आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आपस में क्या है, वो आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। या सरफेस एरिया से रिलेशन देखें तो सरफेस एरिया के साथ पैरेलल है आपके पास जो है फील्ड लाइंस, तो यहाँ पे आपके पास जो है फ्लक्स ज़ीरो होगा। मतलब कि ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, कहीं पे आपके पास जो है वो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, कहीं पे मिनिमम होगा, कहीं पे जो है वो आपके पास फ्लक्स कम होगा, ठीक है, मतलब होगा बट कम होगा, ठीक है, मैक्सिमम नहीं होगा, कम होगा। अब ये डिपेंड करता है ओरिएंटेशन के ऊपर कि आपने सरफेस एरिया उन फील्ड लाइंस के सामने कैसे रखा हुआ है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे फैक्टर्स की बात करें तो हमारे पास जो है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है फ्लक्स। तो फ्लक्स डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपके पास जो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है, उस एरिया में से पास होंगी, तो आपके पास उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा। सेकंड, आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस एरिया, कि आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा तो उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी, तो तब भी आपके पास फ्लक्स ज़्यादा होगा। तीसरा, आपके पास एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। थर्ड जो आपके पास है वो ओरिएंटेशन, मैंने अभी आपको समझाया, ओरिएंटेशन मतलब एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि सरफेस एरिया आपने किस एंगल के ऊपर रखा है। अगर सरफेस एरिया परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के तो आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स होगा, अगर वो पैरेलल है तो मिनिमम फ्लक्स होगा, ठीक है। अगर वो किसी और एंगल पे है तो फिर फ्लक्स कुछ और होगा। तो दैट्स मीन कि ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, या आप कह सकते हैं एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। तो तीन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपके पास फ्लक्स डिपेंड करता है,
एक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर आप सिंपल कह सकते हैं, ठीक है। सेकंड आपके पास सरफेस एरिया का जो मैग्नीट्यूड है उसके ऊपर कि कितना आपके पास सरफेस एरिया है। तो और थर्ड जो है वो ओरिएंटेशन, कि आपने जो सरफेस एरिया रखा हुआ है वो किस एंगल के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर आपके पास जो है वो फ्लक्स डिपेंड करता है। ओके अब मैथमेटिकली अगर हम देखें तो फ्लक्स, अभी हमने कहा था कि हमारे पास क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर होता है, ठीक है। ये आपके पास देख लें कि फ्लक्स जो है उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपके पास प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर के। देख लें दोनों के ऊपर जो है वो एरो है, ये शो कर रहा है कि एरिया आपने एज अ वेक्टर लिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। नीचे लिखा हुआ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर फील्ड एंड एरिया वेक्टर, या वेक्टर एरिया आप कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये कॉस थीटा कैसे आता है, ये ई डॉट ए कैसे आता है, या यहाँ पे ये ए कॉस थीटा कैसे आता है, इसको ज़रा समझते हैं हम। देखें हमारे पास जो है मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे एक एरिया कंसीडर करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कुछ इस तरीके से एरिया कंसीडर किया, ठीक है, लाइक दिस। आपने ये एक एरिया कंसीडर किया। अब अगर हम इसमें से एरिया वेक्टर की बात करें तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ ये होगा, ठीक है। लाइक ये क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है कुछ इस डायरेक्शन में टेल फॉर्म में, तो ये इसका क्या आता है, एरिया वेक्टर आता है, ठीक है। ये इसका क्या आ रहा है, एरिया वेक्टर आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अच्छा अब अगर हम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास देखें कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कैसे पास हो रही हैं, तो देखें ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं इसमें से, ठीक है, ऐसे आपके पास कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने ये कहा था, मैंने आपको जो एक डेफिनेशन कही थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर आप डिफाइन करते हैं तो ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया परपेंडिकुलरली, ठीक है। या आप कहते हैं कि आपके पास जो सरफेस एरिया, जो एरिया वेक्टर है वो पैरेलल हो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के, तो तब आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। आप देखें यहाँ पे ये पैरेलल तो नहीं है, यहाँ पे आपके पास जो है वो एरिया वेक्टर ये है, ठीक है, और जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है वो कुछ इस डायरेक्शन में पास हो रही है, तो दोनों के बीच में क्या बन रहा है, कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है, कुछ एंगल बन रहा है। तो अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप ये जो एरिया वेक्टर है ना इसको इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। आप एरिया वेक्टर को क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। अब देखें हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं जी एक एरिया वेक्टर लेते हैं, ये हमारा एरिया वेक्टर ये है ना इस डायरेक्शन में। अब जब आप इसको इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इसका ये आएगा, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट आपका ये आएगा, ठीक है। अब ये आपका जो कंपोनेंट है ये चूंकि एंगल आपके साथ बन रहा है तो ये ए कॉस थीटा होगा, ठीक है, क्या आएगा, ए कॉस थीटा। और ये जो दूसरा आएगा ये आपके पास होगा, ये आपके पास होगा कौन सा, ये आपके पास होगा जी ए साइन थीटा, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर है ये आपके पास ए साइन थीटा, और जो पैरेलल नीचे की तरफ है ये वाला, ये आपके पास क्या है जी ए कॉस थीटा। अब अगर आप देखें तो हमारी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के जो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब होगा जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी किसके, एरिया वेक्टर के। तो अब इन कंपोनेंट में से जब आपने एरिया को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व किया तो कौन सा कंपोनेंट पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा जो है वो आपके पास ये वाला जो आपके पास है ए कॉस थीटा है, तो ये ए कॉस थीटा आपके पास पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो मींस कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है इन केस ऑफ डिफरेंट एंगल, ठीक है, किसी एक एंगल के ऊपर जब आप बात कर रहे हैं तो इस केस के अंदर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो उसके लिए जो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है एरिया वेक्टर का वो कौन सा है, ए कॉस थीटा। तो ये ए कॉस थीटा वहाँ से आता है, ठीक है, कि जब आप किसी एक ओरिएंटेशन के ऊपर रखते हैं तो अब आपका एंगल जो इलेक्ट्रिक जो वेक्टर एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो पैरेलल नहीं होती। आप एरिया वेक्टर को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं तो जो आपके पास एरिया वेक्टर का एक कोस थीटा वाला कंपोनेंट होता है वो पैरेलल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो आप कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लेते हैं, ई और एरिया वेक्टर का ए कॉस थीटा वाला कंपोनेंट हम लेते हैं। ये ए कॉस थीटा बेसिकली वो कंपोनेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम जो है इसको क्या ले रहे हैं, ए कॉस थीटा, और आपको पता है कि ई, ठीक है, ए कॉस थीटा जो है वो आपको कहाँ से मिलता था, वो आपको मिलता था जब आप ए डॉट बी करते थे, मतलब कि ई और आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है।
मतलब कि जब आप ए डॉट बी लेते हैं तो ए डॉट बी का आपके पास रिस्पॉन्सिबल क्या आता था फार्मूले में, ए बी कॉस थीटा आता था। जब आप ए क्रॉस बी लेते थे तो फिर क्या आता था, ए बी साइन थीटा आता था। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, ठीक है, वेक्टर वाले चैप्टर में। तो यहाँ से आपके पास ये आ गया ई डॉट ए जो है वो आपके पास किससे आ रहा है, ई ए कॉस थीटा से। तो यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा हुआ है ई डॉट ए के, और वो आपको कहाँ से मिल रहा है, ई ए कॉस थीटा से। और ई ए कॉस थीटा कहाँ से आता है वो आपको मैंने अच्छे से डिटेल के साथ जो है वो समझा दिया। आई होप आपको इस चीज़ को समझ आ गई होगी। आई होप आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स अच्छे से समझ आ गई होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फैक्टर्स भी समझ आ गए होंगे, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो मैथमेटिकल फॉर्म है ई ए कॉस थीटा कैसे आती है, एंड उसके बाद फिर ई डॉट ए कैसे आता है, ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कि हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स कब होता है। देखिए यहाँ पे आपको एक इमेज दी गई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जो कि आपने इससे प्रीवियस पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो आपके पास क्या होती हैं, अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज से या एक पॉइंट चार्ज लेते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज हो, उसकी फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती हैं। अगर वो नेगेटिव चार्ज होगा तो उसकी फील्ड लाइंस क्या होंगी, इनवर्ड होंगी। अब यहाँ पे देखें इस डायग्राम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज लिया गया है जिससे जो फील्ड लाइंस हैं वो क्या हैं, आउटवर्ड बताई गई हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास जो है अगर दो आपने पैरेलल प्लेट्स ली हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब दो अपोजिटली चार्ज प्लेट आपने पैरेलल ली हुई हैं, तो इनके दरमियान में जो फील्ड लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा है। और किस डायरेक्शन में होती हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती हैं। और इसी तरीके से अगर आपने दो चार्ज लिए, एक पॉजिटिव और दूसरा आपने लिया है नेगेटिव, ठीक है, तो इनके बीच में आपके पास जो है वो कुछ फील्ड लाइंस इस तरीके से लूप की फॉर्म में बनती हैं, ठीक है। ये थर्ड डायग्राम आपको ये शो कर रही है। अब जो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, हमने ये चीज़ देखनी है। तो फर्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा। तो देखें हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, हमारे पास फार्मूला है ई ए कॉस थीटा। ये किसका फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है, ठीक है। ई ए कॉस थीटा भी हमने पढ़ लिया ना। अब देखें ज़रा कि आपके पास अगर जो एंगल है यहाँ पे वो एरिया वेक्टर और आपके पास किसके दरमियान में, इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में, अगर दोनों के दरमियान में एंगल हमारे पास हो ज़ीरो, ठीक है, तो मतलब कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर आपस में पैरेलल होंगी तो एंगल क्या होगा, ज़ीरो होगा। और जब आप कॉस ज़ीरो पुट करते हैं तो कॉस ज़ीरो आपके पास आता है 1 के बराबर। किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। और 1 का मतलब होता है मैक्सिमम। तो ये देखें आपके पास जो है व्हेन सरफेस इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जब आप सरफेस को परपेंडिकुलरली प्लेस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सामने तो जो एरिया वेक्टर होगा वो पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये देखें वेक्टर एरिया इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा तो जो एंगल होगा वो क्या होगा, ज़ीरो। तो जब एंगल ज़ीरो होगा तो यहाँ पे आप एंगल पुट करेंगे तो ई ए कॉस ज़ीरो, तो कॉस ज़ीरो जो होता है वो 1 के बराबर आता है। तो आपके पास जो फ्लक्स आता है वो ई ए आता है, मतलब कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया होगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, मैक्सिमम फ्लक्स आएगा, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास डायरेक्टली थ्रू द सरफेस, ये नीचे उसने पॉइंट आपको दिया है फॉर एमसीक्यूज। आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और हम देखते हैं कि हमारे पास ज़ीरो फ्लक्स या जिसे हम कहते हैं मिनिमम फ्लक्स कब होगा। तो देखें जब हमारे पास जो है वो सरफेस जो है वो पैरेलल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा फ्रॉम सरफेस एरिया के, ठीक है। तो अब आपके पास जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरम्यान में रिलेशन आएगा वो आएगा परपेंडिकुलर। तो इस दौरान आपके पास जो एंगल बनता है वो 90 बनता है। तो जब आपके पास थीटा 90 होगा तो cos 90 बराबर होता है 0 के, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। cos 90 किसके बराबर होगा, 0 के। तो मीन्स की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो जो आपके पास फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, ज़ीरो फ्लक्स या जैसे हम कहते हैं मिनिमम फ्लक्स, ठीक है। अब ये 3 केसेस हैं। फर्स्ट केस आपके पास है कि जब आपके पास जो है वो सरफेस एरिया परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, और यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं, तो यहाँ पे फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होता है। फिर जो ये वाला सी वाला केस है ये आपका ज़ीरो फ्लक्स है। इस केस में आपके पास जो है वो सरफेस जो होती है वो पैरेलल होती है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, और एरिया वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। एंगल 90 होता है। तो ये अभी हमने देख लिया कि cos 90 0 के बराबर होता है, तो फ्लक्स क्या आता है, 0 आता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मिनिमम फ्लक्स, ठीक है। ये सी वाला केस है। अब जो ये बी वाला केस है ये हमारी अगली स्लाइड, इसको मैं पहले आपको समझा चुका हूँ कि जब आप किसी एक सर्टन एंगल के ऊपर बात करते हैं
तो सर्टेन एंगल पे जब आप सरफेस को रखते हैं तो इसका जो एरिया वेक्टर होता है वो थोड़ा सा टिल्ट फॉर्म में होता है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा ना सरफेस के, तो सरफेस जब टिल्ट फॉर्म में तो एरिया वेक्टर कुछ ये आएगा। तो इस तरीके से आपके पास जो यहाँ पे बनता है, आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आपके पास एरिया वेक्टर के साथ कुछ सर्टेन एंगल बना रही हैं। अब इस केस में जो आप लेते हैं वो एरिया वेक्टर को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, तो जो आपके पास एरिया का ए cos थीटा वाला कंपोनेंट होता है वो आपके पास पैरेलल होता है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। तो ये आप थर्ड जो आपकी स्लाइड इसके बाद वाली स्लाइड है ये आप देख सकते हैं कि आपके पास ये फ्लक्स एट एनी इंक्लाइंड एंगल, मतलब कि कोई सर्टेन एंगल बन रहा है, तो इसमें अगर आप देखें तो आपके पास ए cos थीटा जो है वो आपके पास एरिया वेक्टर का रिस्पॉन्सिबल है फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ए cos थीटा को जब आप अरेंज करके लिखते हैं तो आपके पास आता है ए cos थीटा, ठीक है। ये देखें, व्हेन द एरिया इज टिल्टेड एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू फील्ड लाइन, the term A cos theta represents the projection of area A perpendicular to the electric field. Only the component of area normal to the electric field contributes to total electric flux through the surface area. यही पॉइंट सारे मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। आई होप आपको इस लेक्चर की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, ठीक है। ओके, अब इससे रिलेटेड ये आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं फॉर MCQs कि जो आपके पास क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आपके पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर होता है, और जब भी आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का डॉट प्रोडक्ट हो तो उनका रिजल्टेंट आपके पास क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी आता है। फिर जो SI यूनिट है वो क्या है, देखें ज़रा, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप जब अरेंज करके लिखते हैं तो आपके पास जो यहाँ पे यूनिट आती है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आती है। अब इन केस आप जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड की बात करते हैं तो देखें न्यूटन जो और न्यूटन मीटर इसमें से आप अलग कर लेते हैं ना। देखें न्यूटन मीटर जब आप इसमें से अलग करेंगे तो न्यूटन मीटर जो होता है वो बराबर होता है जूल के, ठीक है। किसके बराबर होता है, जूल के। तो एक न्यूटन और यहाँ से मीटर स्क्वायर है तो एक मीटर आप ले लें, तो न्यूटन मीटर जो है वो आपके पास बराबर आता है जूल के, और यहाँ पे आपके पास फिर यूनिट क्या बन जाएगी, जूल, ठीक है। और साथ में क्या आएगा, मीटर आ जाएगा, और नीचे आपके पास क्या आएगा, कूलम आ जाएगा। जूल पर कूलम जो होता है ये आपके पास बराबर होता है वोल्ट के। तो क्या बन जाएगा आपके पास, जूल पर कूलम की जगह जब आप वोल्ट पुट करेंगे तो वोल्ट मीटर, तो ये वोल्ट मीटर आपके पास आ जाती है यूनिट फ्रॉम दिस के न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर बराबर होता है वोल्ट मीटर के। अब आपको आई होप ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि वोल्ट मीटर कैसे बराबर है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के, ठीक है। ये डेरिवेशन आपने अपने पास कर लेनी है। उसके बाद अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर हम या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया वेक्टर आपको क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देता है, ठीक है। ये एक और फार्मूला आपने याद रखना है। अब इसकी ये समरी है, इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। यही सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, ठीक है, और ये की पॉइंट्स हैं आपके इस लेक्चर के। एंड उसके बाद आपके पास कुछ दो क्वेश्चंस हैं जो कि आपने आंसर देना है इसका, ठीक है। एक, व्हाट इज़ द एंगल थीटा बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन शीट इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस। अगर शील्ड को आप परपेंडिकुलर रखते हैं फील्ड लाइंस के तो जो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के दरमियान में एंगल क्या होगा, ये आंसर आपने करना है। एंड सेकंड, आपने जो है वो ये प्रूफ करना है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम जो है वो किस तरह आपके पास वोल्ट मीटर के बराबर होती है। ये दो क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।